एवरीवन। तो सेल इंट्रोडक्शन की सीरीज में आज हम 7th लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स, इसका स्ट्रक्चर और इसके फंक्शंस देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है। इसके पिछले लेक्चर में हम सेल के बारे में पढ़ चुके थे। सेल होता है बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमने ये भी देखा था कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं। ये दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमने एग्जांपल देखा था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का डिटेल स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया था। बैक्टीरिया का पूरा खानदान आएगा इसमें। अगर आप लोग बैक्टीरिया के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर उसका एक और लेक्चर लेना चाहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग चाहते हैं या नहीं। यूकैरियोटिक सेल्स में दो टाइप की सेल्स आएंगी, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक। यूनि का मीन्स होता है एक और सेलुलर का मतलब सेल, यानी कि इसमें केवल एक सेल होगी। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, मल्टी मीन्स होता है मैनी, इसके पास कई सेल्स होती हैं। इसका एग्जांपल है प्लेंटी, एनिमल, फंजाई और एल्गी। इसमें हमने देखा था प्लांट सेल के बारे में, इसका स्ट्रक्चर देखा था, और एनिमल सेल में इसके भी सेल ऑर्गेनील्स और इसका स्ट्रक्चर देखा था। हम इसके जो एनिमल सेल है, इसके सेल ऑर्गेनील्स की डिटेल में स्ट्रक्चर की और फंक्शन और इसके टाइप्स देखने वाले थे। तो जो फर्स्ट सेल ऑर्गेनील से हमने शुभारंभ किया था वो था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन सेल ऑर्गेनील इन द सेल, क्योंकि इसमें पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। न्यूक्लियस को कमांड सेंटर ऑफ द सेल भी बोला जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डीएनए इनसाइड इट। तो हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में क्या क्या देखा था, इसका भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे न्यूक्लियस की थोड़ी सी झलक चाहिए होगी, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से कंटिन्यू रहता है। तो देख लेते हैं न्यूक्लियस की आउटर और इनर मेम्ब्रेन, क्योंकि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये कंटिन्यू रहती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ यहाँ पे ये कंटिन्यू में रहती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं। पहला जिसपे राइबोसोम अटैच होंगे और दूसरा जिसपे राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि उस पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। अब यहाँ पे जो टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे जो फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल की बात हो रही है इसीलिए इसके पास 80S टाइप के राइबोसोम्स होंगे। न्यूक्लियस में ये होता है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, इसका जो दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है इसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, इससे कंटिन्यू में रहता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होता है राइबोसोम। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में, प्रोटीन सिंथेसिस। यहाँ पे न्यूक्लियोलस से जो mRNA बनता है, ट्रांसक्राइब्ड mRNA, ये यहाँ पे राइबोसोम के साथ अटैच होके ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसके पास तो कोई राइबोसोम नहीं होता, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम भी देखेंगे। इसके टाइप्स में देख लेते हैं कितने टाइप्स के हैं। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों, क्योंकि इस पे कोई भी राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। रफ क्यों, क्योंकि इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको खुरदरा अंतःप्रतवी जालिका बोला जाता है। ये फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैटेंड लाइक स्ट्रक्चर। इसके जो फोल्डिंग्स होते हैं इसको बोला जाता है सिस्टर्नी। सबसे पहले जो हमें सबसे पहला काम करना है हर लेक्चर में वो है हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसके नाम का मीनिंग निकालना। तो एंडो का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क।
तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पूरी सेल में नेटवर्क की तरह फैला हुआ होता है, और यहाँ पे मैंने केवल एक ही शो किया है, ये पूरी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यू में रहता है, और ये एंड अप होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एंड अप हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि मसल्स में और कार्डियक सिस्टम यानी कि हार्ट में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है इसका नाम होता है सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये स्टोर करता है आयंस को, और मेनली कैल्शियम आयन को स्टोर करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करेगा। आगे बात कर लेते हैं कि जो ये राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम्स जो अटैच होते हैं ये किसी ना किसी रिसेप्शन के साथ तो अटैच होंगे ही, क्योंकि अगर कोई भी चीज किसी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसको अटैच होने के लिए कुछ ना कुछ इस पे होना प्रेजेंट चाहिए। तो इस पे क्या प्रेजेंट होता है, इस पे प्रेजेंट होते हैं राइबोफोरेन प्रोटीन्स जो कि रिसेप्शन का काम करते हैं राइबोसोम के लिए। तो जो राइबोफोरेन प्रोटीन्स होते हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको होल्ड करके रखते हैं। और जो राइबोफोरेन के साथ राइबोसोम की लार्ज सब यूनिट अटैच होती है, लार्ज सब यूनिट क्या होती है इसमें 60S, और स्मॉल सब यूनिट कौन सी होती है 40S। तो इसमें जो आगे बात करते हैं कि इसमें जो वेसिकल्स बनते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया हो कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे कैसे प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम का मतलब क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है। तो आगे देखते हैं कि ये इसकी जो मेम्ब्रेन होती है आगे ये क्या करेगी, ऐसा एक सेप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, मेम्ब्रेन बड कहते हैं इसको, मेम्ब्रेन बड। ये मेम्ब्रेन बड आगे जाके एक वेसिकल फॉर्म करती है। इस वेसिकल में प्रेजेंट होता है प्रोटीन, जो भी mRNA यहाँ पे अपना कोड लेके आया होगा और राइबोसोम ने उसको डिकोड करके जो भी प्रोटीन बनाया होगा वो वेसिकल के फॉर्म में यहाँ पे होता है। और ये जो वेसिकल है ये आगे जाके गोल्जी बॉडी में जाएगा, और गोल्जी बॉडी उसकी पैकेजिंग करेगी। पैकेजिंग के बाद इसको कर दिया जाता है ट्रांसपोर्ट। तो आगे बात करेंगे अपन इसके बारे में कि ये कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। तो वेसिकल फॉर्म होगी। अब ये जो वेसिकल फॉर्म हुई है, ये जैसे इसका सरफेस है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कॉप प्रोटीन्स, जो कि इसके ऊपर प्रेजेंट होंगे, वेसिकल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये जो कॉप प्रोटीन होता है ये टारगेट करता है इस वेसिकल को गोल्जी बॉडी तक जाने के लिए। इस कॉप प्रोटीन का काम क्या होता है, ये टारगेट करता है, टारगेट वेसिकल टू गो टुवर्ड्स गोल्जी बॉडी। ये जो कॉप प्रोटीन होता है ये इस वेसिकल को टारगेट करता है ताकि ये गोल्जी बॉडी तक जा सके और गोल्जी बॉडी इसको आगे ट्रांसपोर्ट करा सके। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे जो ये प्रेजेंट हुआ है एंड गोल्जी बॉडी इसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ये जो वेसिकल है इसका फेट क्या होगा ये डिसाइड करेगा गोल्जी बॉडी। ये जिसकी मेम्ब्रेन है ये है गोल्जी बॉडी। अब ये जो वेसिकल है इसका फेट यानी कि इसका भाग्य डिसाइड किया जाएगा कि ये जो प्रोटीन है ये कहाँ पे जाएगा। हो सकता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बने यानी कि कोशिका झिल्ली का हिस्सा बन जाए, हो सकता है कि ये सिक्रीशन में चला जाए, और हो सकता है कि ये लाइसोसोम बन जाए, लाइसोसोम। और अगर सिक्रीशन में ये जाएगा यानी कि सिक्रीटरी वेसिकल बनेगा तो ये एक्सोसाइटोसिस, एक्सो का मतलब होता है बाहर और साइटोसिस का मतलब क्या होगा सेल के बाहर। तो ये जो सिक्रीशन वेसिकल है ये एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल के बाहर चली जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सिक्रीटरी वेसिकल्स जो हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, पैनक्रिएटिक सेल्स हो सकती हैं, पैनक्रिएटिक सेल्स हो सकती हैं। पैनक्रिएटिक सेल्स के बाद प्लाज्मा सेल्स हो सकती हैं। प्लाज्मा सेल्स में ये एंटीबॉडीज हो सकती हैं। और यहाँ पे नर्व सेल भी हो सकती हैं जिसमें ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोटीन भी बन सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये काम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल के रूप में प्रोटीन बन रही है वो गोल्जी बॉडी में जाके कैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी। आगे देखते हैं कि इसमें इसका जो
होता है इसका जो डायामीटर होता है 40 to 50 माइक्रोमीटर होता है। अब यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा हो। इसके जो थिकनेस की बात कर लेते हैं, इसका जो स्टैक होता है, इसकी जो थिकनेस होती है 50 से 60 एंगस्ट्रॉम होती है, 50 से 60 एंगस्ट्रॉम। इसके जो स्टैक्स की बात हो रही है कि ये कितना थिक होता है। आगे बात करते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका फंक्शन क्या होता है। पहले इसको इरेज कर दिया जाए ताकि और जगह मिल पाए, इसको ऊपर लिख दिए। अब बात करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस के बारे में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होगा, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, यानी कि लिपिड संश्लेषण। सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज का बनना। तो आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या बनेगा। तो लिपिड में लिपिड बनेगा, फैटी एसिड्स बनेंगे इसमें, और फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड। उसके बाद जो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी हिस्सा होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसका काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्योंकि ये होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखता है, फ्लूइडिटी मेंटेन करके रखता है कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है, ये हार्मोन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, हार्मोन सिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। हार्मोन सिंथेसिस में क्या क्या हेल्प करेगा ये सेक्स हार्मोन बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल टेस्टिस में ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को एनहांस करेगा। ओवरीज में ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को बनाएगा, प्रोजेस्टेरॉन। और ये बाइल एसिड्स भी बनते हैं, बाइल एसिड्स जो कि लिवर में फैट एसिमिलेशन के लिए यूज होता है, फैट एसिमिलेशन के लिए यूज होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। ये जो ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें लिपिड सिंथेसिस होगा, ये एक और मेन फंक्शन करता है डिटॉक्सिफिकेशन का। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका एक और मेन फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी ड्रग या फिर पॉइजन कंज्यूम होने के बाद यहाँ पे ये क्या होता है, इसके ऊपर, ड्रग के ऊपर या फिर पॉइजन के ऊपर OH ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। और OH ग्रुप अटैच करने से ये वाटर सॉल्युबल बन जाता है, और वाटर सॉल्युबल होने की वजह से ये इजी टू एक्सक्रीट हो जाता है, इजी टू एक्सक्रीट, यानी कि ये आसानी से बाहर निकल सकता है। अब जैसे कि कोई लिपिड वाली कोई भी ड्रग है या फिर पॉइजन है, तो इसके ऊपर OH ग्रुप अटैच कराएगा ये, और ये वाटर सॉल्युबल बन जाएगा और आसानी से ये एक्सक्रीट हो सकता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। आगे आपको लोगों को बताया था सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि मसल्स में होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स में होता है और हार्ट में भी होता है, जो कि स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को, मेनली और भी आयंस को स्टोर करता है, मेनली कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है कैल्शियम आयन। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो। इसके बाद हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कि गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी के बाद देखेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, ये बनाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जो कि हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। आप लोगों को इतना लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोगों को अगर कोई टॉपिक अलग से समझना है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।